Hello friends, I am your coach Shantanu and today I am going to cover Payment of Wages Act 1936. It will be helpful for those students who have not covered the Payment of Wages Act till now, or those students who have covered but they have forgot everything. So it will be very helpful for them to recap the Payment of Wages Act, all the important provisions I am going to cover here. तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑब्जेक्टिव, हमें इस एक्ट में क्या क्या पढ़ना है. First, we will see the object of this act, why this act has been formed, we will see first, and then second we will see this act will be applicable to whom. So, इसमें एक इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, वो हमें देखना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइटम है इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, वो है डेफिनेशन ऑफ वेजेस इटसेल्फ. तो वेजेस में क्या क्या इंक्लूड है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वेजेस, वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी देखेंगे. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द वेजेस. देन हम देखेंगे टाइमली पेमेंट का प्रोविजन, यानी पेमेंट जो आप करते हैं वर्कर्स को वो टाइम पे होना चाहिए. इस एक्ट में ऐसा साफ साफ प्रोविजंस हैं. साथ ही साथ डिडक्शंस कि आप जो पेमेंट करते हैं वर्कर्स को वेजेस का, उसमें से क्या क्या आप डिडक्शन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये हम देखेंगे डिडक्शंस में. देन वी विल सी एट द एंड की रजिस्टर एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन अंडर दिस एक्ट. सो लेट्स फर्स्ट सी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करना, रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स. तो वर्कर्स को जो पेमेंट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कब किया जाता है, उसको रेगुलेट करता है ये एक्ट. लेकिन ये कौन से वर्कर है, ये वो वर्कर है जो एम्प्लॉयड है सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज, यानी कुछ ही इंडस्ट्रीज जो सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज है, उन्हीं के जो वर्कर हैं उन्हीं पे ये एक्ट लगेगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. साथ ही साथ ये एक्ट स्पेसिफिकली इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयर है वो इलीगली उनके वेजेस में से कुछ डिडक्ट ना कर सके. जो वेजेस उसको मिलते हैं उसमें से कुछ भी डिडक्शन इलीगली नहीं कर सके, और साथ ही वो डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस भी ना करे, यानी वेजेस उसको टाइम पे मिले वर्कर को और पूरे वेजेस मिले, उसमें से कुछ डिडक्शन वो इलीगल डिडक्शन नहीं कर सके. तो ये इसका ऑब्जेक्ट है. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने जैसा बताया था कि ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, सर्टेन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में ही एप्लीकेबल है. सो एक्ट अप्लाइज टू ऑल दी पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री. सबसे पहले तो फैक्ट्री में जितने भी पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा. साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा. और रेलवे, तो रेलवे के ऊपर भी ये एक्ट लगता है, रेलवे में जो भी एम्प्लॉयड है उनके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा. वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए. जैसे ये एक फैक्ट्री है, सपोज दिस इज अ फैक्ट्री, और यहाँ फैक्ट्री में काफी वर्कर हैं जिसके ऊपर ये एक्ट लगेगा. लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, लेट्स से ये कॉन्ट्रैक्टर अपने जो वर्कर्स हैं बहुत सारे, ये इस फैक्ट्री में प्रोवाइड करता है काम के लिए. तो माना कि ये वर्कर जो है ये इस कॉन्ट्रैक्टर के हैं, लेकिन अगर ये इस फैक्ट्री में काम करते हैं या इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट है उसमें काम करते हैं या रेलवे में एज ए कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा. इसका मतलब अगर वर्कर डायरेक्टली एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में कोई वर्कर, तो भी उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, और अगर वो इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वहां काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लग जाएगा. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू हुम, तो यहाँ पे हमने देखा पर्सन्स हु एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, सबसे पहला फैक्ट्री, दूसरा इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट, और तीसरा रेलवे. इन तीनों जगहों पर ये एक्ट लग जाएगा. तो इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट को हम डिटेल में देखेंगे जो इस एक्ट में डिफाइन कर रखा है इन्होंने. अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन. अब ये जो डेफिनेशन है थोड़ी लंबी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन कीजिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, या फिर इसके ऊपर केसेस आ सकते हैं कि वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट और नॉट.
तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट देखेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स ट्रामवे सर्विस। ट्रामवे होती है, आपने देखा होगा सड़कों पे चलती है, लाइक ट्रेन पटरी रहती है और चलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रामवे। तो ट्रामवे सर्विसेज में यानी ये जो सर्विसेज है इसको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट माना गया है, और इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। साथ ही साथ अदर मोटर ट्रांसपोर्ट इन्होंने बोला है, तो ट्रामवे सर्विस या कोई भी अदर मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस engage in carrying the passengers or goods or both by road for hire or reward। तो इसका मतलब आपने देखा होगा आपकी बसेस चलती हैं, बसेस ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है और इसमें पैसेंजर भी कैरी होते हैं या कभी कभी गुड्स भी कैरी करती है। तो ऐसे केस में ये जो ट्रांसपोर्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट, इसे हम इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, और जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर ये सभी पे ये एक्ट लग जाएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने कवर किया है इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में एयर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तो हमने रोड का ट्रांसपोर्ट देखा, अभी इन्होंने बोला है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अदर देन सच सर्विस बिलोंग टू एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स ऑफ यूनियन और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब यह है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, आपने देखा होगा प्लेन सर्विसेज, वो सब भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर केस आ सकता है, मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स जो यूनियन के अंडर में आता है उसके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सिविल एविएशन है जिसमें वो हवाई जहाज उड़ाते हैं, प्लेन्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नहीं लगेगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक, राफ और जेटी। डॉक, राफ और जेटी, ये हमने देखा है कि ये जो आपका सी रूट होता है, सी से भी बहुत सारा सामान आता जाता है। तो ऐसे में ये जो डॉक, राफ रहता है और जेटी जहाँ पे ये सामान उतरता है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, इसे भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड किया है। इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड। इनलैंड वेसल, इनलैंड वेसल का मतलब है जो अपने नाव, नदियाँ जो हैं वहाँ पर जो आपकी नावें चलती है मैकेनिकली, अगर वो प्रोपेल्ड हैं, तो ऐसे केसेस में इनको भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ माइन क्वेरी और ऑयल फील्ड माइंस हैं, जैसे कोल माइंस होती हैं या फिर किसी भी मेटल की माइंस है, इनको भी इसमें कवर किया है। ऑयल फील्ड को भी कवर किया है इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट। देन प्लांटेशन एक्टिविटी को भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में कवर किया है। वर्कशॉप and other establishment in which article are produced, adapted or manufactured with a view to their use, transport or sale। तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी वर्कशॉप हो या अदर स्टेप जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या अडॉप्ट हो रहा है आर्टिकल्स का और मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, विद अ व्यू टू सेल या यूज या ट्रांसपोर्ट, तो ऐसे वर्कशॉप्स को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में ले लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने स्पेसिफिकली कवर किया है एनी वर्क रिलेटिंग टू बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस और कैनाल्स। तो रोड आप बना रहे हैं, ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में ले लिया है। ब्रिजेस बना रहे हैं या फिर कैनाल्स बना रहे हैं, इन सभी को इस डेफिनेशन में कवर कर लिया है। या फिर नेविगेशन, irrigation or to supply of water relating to generation, transmission, distribution of electricity or any other form of power। तो इवन नेविगेशन या इरिगेशन जो आप इसमें कनेक्टेड है ऑपरेशंस में, या फिर सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, तो इसको भी इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में लिया है। और साथ ही साथ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। लास्ट है एनी अदर एस्टेब्लिश। तो अगर कोई छूट गई है तो इन्होंने बोला है एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट और क्लास विच गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर और द नीड टू प्रोटेक्ट द वर्कर में स्पेसिफाई। तो यहाँ पे हमने एच पॉइंट तक जितने भी
एस्टेब्लिशमेंट देखें, उनको इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट में माना जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को अगर लगता है तो और अदर एस्टेब्लिशमेंट को भी वो स्पेसिफाई कर सकती है, और अगर वो स्पेसिफाई करती है तो ये एक्ट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सर कैसे लिखेंगे। तो भाई कीवर्ड्स आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे, पूरा का पूरा मग करने की जरूरत नहीं। कीवर्ड्स देखिए, जैसे ट्रामवे, मोटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, डॉक, राफ, इनलैंड वेसल, माइन, प्लांटेशन, वर्कशॉप, अदर एस्टेब्लिशमेंट, या फिर रिलेटिंग टू बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, जनरेशन, transmission distribution of electricity, या any other establishment which is specified by the government। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। यहां पे इन्होंने कहा है कि वेजेस मींस ऑल रिम्यूनरेशन, ऑल जो भी आप किसी वर्कर को, आपके यहाँ जो काम कर रहा है, जो भी आप कुछ दे रहे हैं उसको, वॉट एवर यू आर गिविंग, कैसे दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था इस वर्कर के साथ, उसके हिसाब से आप जो भी इस वर्कर को दे रहे हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि आप मनी में मेजर कर सकते हैं। चाहे आप उसे सैलरी कहिए, सैलरी नाम दे दीजिए, या कुछ भी और नाम दे दीजिए, लेकिन आप जो कुछ भी दे रहे हैं एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप उसको दे रहे हैं, एंड विच इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, विच इज केपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन मनी, और चाहे उसका नाम सैलरी नाम से दो, वेजेस दो, अलाउंस दो, कुछ भी दो, तो वो सभी का सभी इस वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वर्कर को आप 10,000 रुपीज देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यस इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। लेकिन आपने बोला कि नहीं सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10,000 हम पेमेंट करेंगे और साथ में 1 ग्राम सिक्का भी इसको देंगे चांदी का, तो ये जो चांदी का सिक्का है ये आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, तो ये भी इस वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। यहाँ पे जो डेफिनेशन है वेजेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट केवल वेजेस पे ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय से खुश होके अगर कुछ उसे इनाम दे दिया, इनाम आउट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, और उसे इनाम दे दिया है, तो वो जो इनाम दे रहा है, मान लीजिए उसको एक बाइक दे दी वगैरह वगैरह, या कुछ पेमेंट दे दिया, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और क्योंकि ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, तो वेजेस एक्ट के प्रोविजन उस आइटम पे नहीं लगेंगे। तो अभी तो अगर एग्जाम में आती है तो सबसे पहले आपको मेन स्ट्रक्चर लिखना है वेजेस की डेफिनेशन का, ऑल रिम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन मनी and as per the terms of employment which is payable to the worker, whether salary, allowance or otherwise। Now the wages include, यहाँ पे गवर्नमेंट ने in a law specifically says that the wages will include following, तो ये तो wages की definition में है ही, इसमें कोई doubt नहीं है। Any remuneration payable under award or settlement between the parties or order of the court। तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉय में, वर्कर में और एम्प्लॉयर में, तो ऐसे में कोई अगर सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट के तहत ये एम्प्लॉयर उस वर्कर को कुछ पेमेंट करता है, तो ये वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा एंड एक्ट इसके ऊपर लग जाएगा। एनी रिम्यूनरेशन टू विच पर्सन एम्प्लॉयड इज एंटाइटल इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडेज और एनी लीव पीरियड। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर की ड्यूटी का जो पीरियड है, ओरिजिनल पीरियड था वो 8 आवर्स था, 8 आवर्स काम करता था, और 8 आवर्स के उसको मान लीजिए 10,000 रुपये महीना मिलता था। लेकिन अगर फैक्ट्री में वर्क ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयर इससे ज़्यादा भी काम कराता है कई बार, और उसको ओवर टाइम वेजेस देता है। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम करा रहा है और उसके 4,000 रुपये एक्स्ट्रा वो एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को पे कर रहा है, तो ऐसे में 4,000 हो जाएगा ओवर टाइम वेजेस।
और ये जो ओवर टाइम वेजेस है इसको वेजेस माना गया है, तो एक्ट इसके ऊपर लग जाएगा। इसी तरह से ओवर टाइम की जगह हॉलीडे था, संडे के दिन उसकी छुट्टी थी, उस दिन भी काम कराया, उसको भी आप जो भी पेमेंट मिलेगा उसके लिए वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा, या उसकी छुट्टी के दिन थे और उसमें उसने काम कराया, वो भी वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है एनी एडिशनल रेम्युनरेशन पेएबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना है कुछ भी एडिशनल अगर वो दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, लेकिन एज पर दी टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से दे रहा है, जिसको जब उसको अपॉइंट किया था उसका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके हिसाब से अगर दे रहा है तो ही वो इस डेफिनेशन में आ जाएगा वेजेस की। तो एडिशनल रिम्यूनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज कॉल्ड बोनस और एनी अदर नेम। फॉर एग्जांपल टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा है कि आपको यानी वर्कर को दिवाली का बोनस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5,000 रुपए साल में दिवाली का बोनस। तो ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर बोनस मेंशन है तो वेजेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है एनी सम पेएबल अंडर एनी लॉ for the termination of employment but does not provide for the time within which the payment is to be made. And now we will see what is excluded from the definition of wages, यानी ऐसे आइटम्स जो wages की definition में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देखिए बोनस। ये कौन सा बोनस है? जो आप वॉलेंट्री दे रहे हैं, नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अवार्ड या सेटलमेंट। तो अगर कोई वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है, उसको 10,000 रुपये आप महीना देते भी हैं, और अगर आप खुशी से दे रहे हैं, नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्रीली उसको अगर कुछ बोनस दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 रुपये का बोनस दे दिया वॉलेंट्रीली, नॉट एज पर लॉ, नॉट एज पर द अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और कोर्ट ऑर्डर, तो ऐसे जो वॉलेंट्री बोनस है इसको वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडेड है। दूसरा है वैल्यू of any house accommodation or supply of light, water, medical amenities or any service excluded from the computation of wages by the appropriate government। तो अगर appropriate government ने अगर इस तरह की सर्विसेज जो आप उसको दे रहे हैं वर्कर को, जैसे हाउसिंग अकोमोडेशन दे दिया है आपने, उसको रहने के लिए जगह दे दी है, उसको सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल एड दे रहे हैं, या कोई भी एमिनिटी दे रहे हैं, और ये एमिनिटी को हम वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर इट इज एक्सक्लूडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है कि इसको वेजेस की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पे करता है टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट विच मे हैव एक्रूड देयर ऑन विल नॉट बी ट्रीटेड एज वेजेस। तो हमने देखा है कुछ एक्ट में पेंशन या प्रोविडेंट फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें नॉर्मली दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्कर भी कुछ करता है और एम्प्लॉयर भी करता है। तो एम्प्लॉयर इस फंड में कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो पेंशन फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो, वर्कर के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए 1,000 रुपये पर मंथ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंशन या प्रोविडेंट फंड में, किसके बेनिफिट के लिए? वर्कर के। तो ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है इस फंड में, इसको वेजेस की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है, ये एक्सक्लूडेड है वेजेस की डेफिनेशन से। इसके बाद फोर्थ एक्सक्लूजन है ट्रेवलिंग अलाउंस। अगर आपको कोई ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से, या वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशंस मिलता है, तो वो ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपको मिल रहा है या ट्रेवलिंग कंसेशन, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वर्कर है, ये फैक्ट्री आने के लिए इसको बस करके आना पड़ता है, और ये बस का जो चार्जेस हैं ये एम्प्लॉयर उसको अलाउंस दे रहा है इसके लिए, सो दिस इज कॉल्ड ट्रेवलिंग अलाउंस।
और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है इसको बाहर रखा गया है वेजेस की डेफिनेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है any sum paid to employed person to defray special expenses entailed on him by nature of his employment। अब ये देखिए, वर्कर कभी भी कुछ काम करता है तो उसे कई बार बाहर जाना पड़ सकता है या वहां पर भी कुछ खास एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे ये वर्कर बाहर गया है काम करने के लिए, लेकिन इसको किसी की मदद लेनी पड़ी, हेल्पर की, उस काम को पूरा करने के लिए, और उस हेल्पर को उसने 5,000 रुपये दे दिए उस काम के लिए, और ये 5,000 रुपये उसने एम्प्लॉयर से रीइंबर्स कर लिए। तो इन शॉर्ट ये जो एम्प्लॉई है, ये वर्कर है जो काम कर रहा है, उसके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, स्पेशल एक्सपेंसेस, उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर उसको देता है टू मीट आउट दो स्पेशल एक्सपेंसेस, वो वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एंड द लास्ट एक्सक्लूजन इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का कीवर्ड है, आपको याद रखना है, ग्रेचुटी जो भी आपको मिलती है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। याद रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहले हमने देखा है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी उसको एज पर लॉ मिलता है उसको हम वेजेस की डेफिनेशन में लेते हैं, यह हमने पहले वेजेस की डेफिनेशन में देखा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ग्रेचुटी की। तो ग्रेचुटी जो अमाउंट है वो उसको टर्मिनेशन पे मिलता है, वो वाला अमाउंट ग्रेचुटी का जो मिलता है वो वेजेस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। बाकी कोई दूसरा अमाउंट उसको टर्मिनेशन पे मिलता है एज पर लॉ, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। ग्रेचुटी को छोड़ के अगर कुछ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसको मिलता है एज पर लॉ, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। बट ग्रेचुटी को इन्होंने वेजेस की डेफिनेशन में नहीं रखा है, इसके ऊपर केस आने के बहुत चांसेस हैं। अब हम देखेंगे मेन सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हैं आप इसको, सेक्शन 3। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर। वर्कर को वेज पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पर ये बताया गया है। होता क्या है कि फैक्ट्री में नॉर्मली वर्कर जो काम करते हैं उनको पेमेंट चाहिए रहता है, तो वो मैनेजर से जाके मिलते हैं। मैनेजर बोलता है कि नहीं साहब नहीं है, साहब यानी वो उनके जो ओनर है वो कहीं भी घूमते रहे होंगे, वो यहाँ आते ही नहीं। तो ये ऐसा कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कौन नहीं झाड़ सकता, मैनेजर। मैनेजर यहाँ पर इस एक्ट में इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, और उस पर्सन को वो वेजेस उस वर्कर को पेमेंट करना ही पड़ेगा टाइम पे। तो वो किसी तरह का बहाना नहीं बना सकता कि वो साहब नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब आप इसको देख लीजिए सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 सेज दैट एवरी एम्प्लॉयर, यहाँ पे इन्होंने पहले वर्ड यूज किया है, एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट of all the wages to the person employed which is required to be paid under this act। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेजेस का पेमेंट करे। However, in case of a person employed in factories, अब बात करते हैं स्पेसिफिक केसेस की। तो इन केस ऑफ ए फैक्ट्री, अगर वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री के केस में जो मैनेजर है, फैक्ट्री का मैनेजर, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए, वर्कर वो जो वहां उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सो normally employer will be the responsible, however in case of factory the manager of the factory is made responsible to make the payment of wages। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट अगर है, इसकी डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो दिस एक्ट सेज दैट इफ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर यहाँ बैठा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, और यहाँ पर ये पर्सन है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयर को। तो दिस पर्सन who is responsible to the employer for supervision and control of industrial and other establishment will be responsible to make the payment of wages। तो ये जो भी person responsible है for supervision will be the person liable to make the payment of wages। Next है railway। In case of a railway,
the railway administration, and the railway administration has if nominated a person in this behalf, then that nominated person will be the responsible person for making the payment. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टेड लेबर के केस में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर हैं, और यहाँ पर ये फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को ये अपने वर्कर सप्लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि ये जो वर्कर है इसको पेमेंट ये कॉन्ट्रैक्टर करेगा या फैक्ट्री का कोई एम्प्लॉयर करेगा। तो यहाँ पर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टेड लेबर अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये किसी भी पर्सन को अगर डेजिग्नेट करता है तो ये वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा वेजेस पेमेंट करने के लिए इन वर्कर को। और अगर ऐसा नहीं है बाय चांस, तो दिस एम्प्लॉयर जहां पे ये वर्कर काम करने जा रहे हैं, वो जो एम्प्लॉयर है ही विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट। तो फिर से समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के केस में पहले तो इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्टर ने जिस पर्सन को ऑथराइज किया है वो लायबल रहेगा, और अगर ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहां पे काम करने जा रहे हैं जिस फैक्ट्री या अदर एस्टेब्लिशमेंट में, वहां का जो एम्प्लॉयर है वो उसको पेमेंट करेगा। तो ऐसे केसेस में ये एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कह सकता कि कॉन्ट्रैक्टर से जाके लो। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है तो एम्प्लॉयर को वो पेमेंट करना पड़ेगा। Now after that, after all these what we have seen who is person responsible, at the end it says that all the above person as the case may be shall be responsible for the payment of wages। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए। द एम्प्लॉयर में यहाँ पर इट इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज एम्प्लॉयर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, और ऐसे केस में ये जो एम्प्लॉयर है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा इनको पेमेंट करने के लिए। बट बाय चांस मान लीजिए ये एम्प्लॉयर की अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये एम्प्लॉयर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दिस पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट टू द वर्कर्स। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर की डेथ हो चुकी है सो आई कैन नॉट डू। सो दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव is made responsible for making the payment of wages to the workers। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, केस आ सकता है एग्जाम में।